आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल की चीज है। एक रोटी की कहानी, और वो भी उसी की ज़बानी। अब सुनने में ये किसी बच्चे की कहानी जैसा लग सकता है, पर हमारे स्रोत एक रोटी की आत्मकथा में जो बातें हैं वो बहुत गहरी हैं। ये हमें एक साधारण सी रोटी के सफर पर ले जाती है, खेत से लेकर हमारी थाली तक। चलिए इस कहानी को जरा परत दर परत समझते हैं। और इसकी शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। एक निर्जीव चीज को आवाज देना, उसे मैं कहने का हक देना, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये फौरन ही एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस को एक पर्सनल जर्नी में बदल देता है। हम सिर्फ गेहूं से रोटी बनने के चरण नहीं देखते, हम एक किरदार का जन्म और उसका मकसद पूरा होते हुए देखते हैं। बिल्कुल। तो ये यात्रा शुरू होती है खेत से, जहां किसान महीनों तक मेहनत करता है। स्रोत में गेहूं की कटाई और फिर उसे चक्की तक ले जाने का जिक्र है। ये हिस्सा हमें सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं बताता, ये असल में उस पूरे सिस्टम की नींव दिखाता है जिस पर हम निर्भर हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लेखक यहाँ रोटी को पूरी कृषि अर्थव्यवस्था का प्रतीक बना रहा है? हाँ, ये एक बेहतरीन नुक्ता है। ये सिर्फ एक किसान की मेहनत नहीं है, ये प्रकृति के साथ इंसान का तालमेल है, मौसम पर निर्भरता है और एक लंबा इंतजार है। जब हम एक रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं तो हम असल में उस पूरी प्रक्रिया का वो आखिरी हिस्सा होते हैं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि हम उस सप्लाई चेन से कितने जुड़े हुए हैं, भले ही हम उसे देख ना पाते हों। तो खेत और चक्की के बाद ये कहानी एक बहुत ही निजी, एक घरेलू मोड़ लेती है ना? बिल्कुल। अब हम घर के अंदर आ जाते हैं, जहां आटे का रूप पूरी तरह बदल जाता है। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, माँ के नरम हाथों ने मुझे तवे पर रखा। ये एक बहुत ही भावनात्मक तस्वीर है। आपको क्या लगता है लेखक ने इसी इमेज पर इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि यहाँ कहानी कृषि अर्थव्यवस्था से हटकर घरेलू अर्थव्यवस्था पर आ जाती है। माँ के नरम हाथ सिर्फ प्यार या देखभाल का प्रतीक नहीं है, वो उस अदृश्य श्रम को भी दर्शाते हैं। वो इनविजिबल लेबर, वो जो इनविजिबल लेबर जो हमारे घरों में होता है। अच्छा। ये वो काम है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जाता, लेकिन जिसके बिना कोई समाज चल नहीं सकता। हाँ। आटे जैसी एक बेजान चीज को पोषण में बदलना एक कला है, एक विज्ञान है, और ये उस कला को सम्मान देता है। और फिर आता है रोटी का असली मकसद। जब वो आग पर सिंक कर फूलती है और थाली में पहुंचती है, स्रोत कहता है कि यही देखकर मुझे खुशी मिलती है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ, किसी की भूख मिटा रही हूँ, किसी को ताकत दे रही हूँ। ये रोटी कपड़ा और मकान वाली बात की याद दिलाता है। रोटी सिर्फ खाना नहीं है, वो तो जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, ये ऊर्जा देने और जीवन को चलाने की बात है। जब रोटी कहती है कि उसे दूसरों के काम आकर खुशी मिलती है, तो ये हमें उपयोगिता और उद्देश्य के एक बड़े दर्शन से जोड़ती है। हर चीज का मूल्य उसके होने में नहीं, बल्कि उसके किसी काम आने में है। और रोटी का साधारण सा अस्तित्व इस गहरी बात को बहुत आसानी से समझा देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर ये सलाह तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस आत्मकथा के नजरिए से देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? यहाँ ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं रह जाती है। जब आप उस रोटी की पूरी यात्रा को समझते हैं, किसान की मेहनत, चक्की का काम, घर में लगने वाला समय और भावनाएं, तो एक दाना भी बर्बाद करना उस पूरे नेटवर्क का अपमान करने जैसा लगता है। ये अपील सिर्फ खाना बचाने के बारे में नहीं है, ये उस पूरी अदृश्य मेहनत को पहचानने और उसका सम्मान करने के बारे में है, जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। ये बातचीत एक विचार छोड़ जाती है। अगर एक साधारण से रोटी की कहानी हमें अर्थव्यवस्था, समाज और दर्शन के बारे में इतना कुछ सिखा सकती है, तो हमारे आसपास की दूसरी साधारण चीजों जैसे एक कपड़ा, एक कुर्सी या एक कलम के पीछे कितनी अनकही कहानियां छिपी होंगी।